वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है इसका मकसद ये है कि हम देख सकें कि कुछ क्वेश्चन जो हम कंज्यूमर एनालिसिस से डेवलप कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि दो तरह की अप्रोच हैं, कार्डिनल अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच है, और इसके अलावा आईसी, बजट लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सारे कंसेप्ट हमने पिछले 4 से 5 लेसन्स में देखे थे। और इसके साथ साथ आईसीसी, पीसीसी, एंजल कर्व्स वगैरह भी हमने ड्राइव किए। तो हम इन टॉपिक्स से जो है कुछ क्वेश्चंस जो है निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने कार्डिनल अप्रोच को देखा, यूटिलिटी, जिसमें जो है हम यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम किसी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है डिक्लाइन करती है, इवन वो ज़ीरो या नेगेटिव भी हो सकती है। इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो है नाम भी दिया जाता है। कंज्यूमर जो है वो राशनल है, और वो जहाँ तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी वो वहाँ तक जो है कंजम्पशन को करना चाहेगा एक गुड के केस के अंदर। लेकिन अगर दो गुड्स हैं तो फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको वो फॉलो करता है, और वो ये सजेस्ट करता है कि जो आप लास्ट यूनिट अपनी इनकम का स्पेंड करते हैं, उन आखिरी आखिरी वो जो यूनिट आप ले रहे होते हैं अपनी, उन दोनों प्रोडक्ट्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम ये एक एग्जांपल देख देते हैं कि सारा ने जो है कॉफ़ी और स्नैक जो है वो लेना वो चाह रही है। तो इस कार्डिनल अप्रोच के तहत वो कैसे जो है डिसीजन करेगी। तो ये एक सवाल है कि सारा हैज़ ए मंथली बजट टू स्पेंड ऑन कॉफ़ी एंड स्नैक, ईच कॉफ़ी डॉलर कॉस्ट 4 एंड ईच स्नैक कॉस्ट $2। The marginal utility Sarah received from her last cup of coffee is 12, and the marginal utility from her last snack is 6 utils. According to the law of equal marginal utility, what should Sarah do to maximize her satisfaction? तो यहाँ पे हमारे पास 4 different options हैं। Sarah should buy more coffee because marginal utility per dollar spent on coffee is higher. Sarah should buy more snacks because marginal utility per dollar on snack is higher. Sarah is already maximizing her utility. Sarah should stop buying snack altogether and spend entire budget on coffee. चूँकि हमें ये पता है थ्योरी सी के लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये स्टेट करती है कि इनकी जो रेशो है ना, यानी एम यू एक्स और प्राइस और एम यू वाई और प्राइस दे वो बराबर होनी चाहिए। तो इस कॉफ़ी की प्राइस 4 है और उसकी यूटिल 12 है, तो हमने 12/4 का रेशो जब लिया तो वो बराबर होना चाहिए ये 6 और 2 के। तो जो हमने इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों 3-3 आ रहे हैं। तो जब दोनों 3-3 आ रहे हैं तो वो इसी कंजम्पशन को जारी रखेगी, वो पहले से ही मैक्सिमाइज कर रही है यूटिलिटी जी। इसी तरीके से जो हमने ऑर्डिनल अप्रोच देखी, ऑर्डिनल अप्रोच में हमें ये पता चला कि कंज्यूमर हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते लेकिन रैंक कर सकते हैं कि ये प्रेफर्ड बंडल है, ये कम लेस प्रेफर्ड है, ये वाला प्रोडक्ट्स का जो बंडल है ये हमें ज़्यादा पसंद है। तो इसके कुछ अजम्पशन थे कि होमोजीनियस वो प्रोडक्ट्स लेता है हर दफ़ा, कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करता है, ऑप्टिमलिटी के बारे में सोचता है, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट को इग्नोर करता है। दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, कंटिन्यूसली वो जो है कंजम्पशन करता है। रैंकिंग जो है वो पॉसिबल है इन चीज़ों की, यानी प्रोडक्ट्स के दरमियान रैंकिंग हो सकती है, डिवाइड हो सकती हैं, जबकि रियलिटी में बहुत सारी प्रोडक्ट सर्विसेज हैं जिनकी हम रैंकिंग या उसकी डिवीजन भी हम नहीं कर सकते हैं। प्रेफरेंस आर कंसिस्टेंट, हमारी जो प्रेफरेंस है वो कंसिस्टेंट है, ये नहीं है कि आज उसको एक चीज़ पसंद आ गई तो कल उसको दूसरी चीज़ पसंद आ गई। तो यही इनकी लिमिटेशन भी है, इनके एजम्पशन। लेकिन बहरहाल हम एक क्वेश्चन देखना चाहेंगे जहाँ पे मारिया जो है वो कुकी लेना चाह रही है, यानी कुकी जो है वो लेना चाहती है उसके साथ, या ये जो चिप्स हैं जो कि बड़े मज़ेदार लग रहे हैं, ठीक है, इनको भी वो लेना चाह रही है। तो वो कैसे रैंक करेगी इन दो प्रोडक्ट्स को अपनी इनकम के अंदर, ठीक है, कि हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि वो एक रैशनल कंज्यूमर है और ये होमोजीनियस और कंटिन्यूस कंजम्पशन वो इन दोनों प्रोडक्ट्स की करेगी। तो स्टेटमेंट आप इनमें से कोई बता दें कि कौन सी जो है स्टेटमेंट वो ट्रू है। मारिया मे प्रेफर अ कम्बिनेशन ऑफ चिप्स एंड कुकी टुडे बट ही प्रेफरेंस her preference might completely reverse tomorrow. Maria can rank different combination of chips and cookies, but she may not always make a consistent choice. Maria's choice will be consistent and she can rank different combination of chips and cookies to maximize her satisfaction. Maria cannot rank her preferences for chips and cookies. देखें, इन चारों के अंदर से हमें पता है कि हमें इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑर्डिनल अप्रोच ये बताती है कि कंज्यूमर अगर रैशनल है तो वो कंसिस्टेंट होगा।
तो जब वो कंसिस्टेंट होगा तो वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो ये काफ़ी एक सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सी, द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हमने ये देखा था कि आईसी और बजट लाइन के कॉन्सेप्ट को देखा था कि आईसी जो है कम्बिनेशन होता है दो प्रोडक्ट्स का जो हमने हाइपोथेटिकली अज्यूम की होती हैं, जिनके ऊपर यूटिलिटी लेवल कांस्टेंट रहता है, यूटिलिटी लेवल चेंज नहीं होता। इसकी स्लोप को कहते हैं एमआरएस, और ये एक्चुअली परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी मार्जिनल यूटिलिटी उन दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्जिनल जो यूटिलिटी आती है उसका रेशो होती है। नॉर्मल प्रोडक्ट्स के केस में एमआरएस हमारे पास डिमिनिश करती है, क्योंकि अगर आप एक गुड की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, और जो दूसरे जिसकी कम कर रहे हैं उसकी बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए हमारे आईसी नॉर्मल गुड के क्या होते हैं, कन्वेक्स होते हैं। ये एल शेप भी हो सकते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं। एल शेप जो हमने मिसाल देखी थी कि पेयर ऑफ शूज़ की, कि लेफ्ट शूज़ और राइट शूज़, तो ये एल शेप भी हो सकते हैं। ये पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है, यानी एक अगर गुड आपको डिसयूटिलिटी दे जैसे स्मोकिंग, और दूसरी गुड जो है आपको बेनिफिट दे, जैसे आप हेल्दी कोई प्रोटीन मीट वगैरह खा रहे हैं, तो फिर उस सूरत में पॉजिटिव स्लोप भी आईसी बन सकता है। लेकिन हम इन पॉसिबिलिटी को अवॉइड करके इन तीन पॉसिबिलिटी को ही एक्सप्लोर करते हैं, यानी नॉर्मल या फिर कंप्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स। बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन ये होती है कि आपके पास जो इनकम है और जो प्राइसेस हैं उन दो गुड्स की या दो से ज़्यादा गुड्स की भी, तो उनके दरमियान आप कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये उसके कम्बिनेशन को जाहिर कर रही होती है कि आप गिवन इनकम के साथ और गिवन प्राइसेस के साथ क्या परचेज कर सकते हैं। ये प्रेफरेंस है आईसी, और ये आपकी परचेजिंग पावर है। तो जहाँ पे हमें पता है कि स्लोप ऑफ द बजट लाइन किस चीज़ के इक्वल है, ये तो मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल थी, तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन ज़ाहिर है प्राइसेस की इक्वल होती है, और हमने उसको उस लेसन में ड्राइव भी किया था। लेसन आप जो है प्रीवियस देख भी सकते हैं इस सिलसिले में। तो क्वेश्चन ये है कि एलेक्स इज एनालाइजिंग हिज चॉइस बिटवीन बाइंग एप्पल्स एंड ऑरेंज, यानी वो एप्पल ले ऑरेंज ले, इसके दरमियान वो जो है अभी इनडिफरेंट है, वो सोच रहा है कि वो क्या करे, कैसे ले ले। ही नोटिस दैट हिज इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्ट टू द ओरिजिन, जिसका क्या मतलब बनता है कि उन दोनों गुड्स को लेगा, यानी वो एक्सट्रीम सोल्यूशन पे नहीं जाएगा। एवरेज इज प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब होता है कि दोनों गुड्स को लेता है, एक्सट्रीम सोल्यूशन नहीं कि एक ही लेना है, सेम ही लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द शेप ऑफ एलेक्स इंडिफरेंस कर्व? तो सवाल हमारा बहुत ही आसान है। एलेक्स एक्सपीरियंस एन इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज। Alex indifference curve is convex due to principle of diminishing marginal utility where MRS decreases as he substitute one product for another. Alex indifference curve would be straight if apple and orange were normal goods. Alex budget line has the same slope as his indifference curve. जी, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो ये बनता है कि अगर वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है उसका आईसी, क्योंकि स्टेट ही है क्वेश्चन में, तो फिर उसकी एमआरएस जो है वो डिमिनिशिंग होगी, क्योंकि हमें थ्योरी ये बताती है कि नॉर्मल गुड्स अगर आपके पास हो तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन आईसी बनेगा, और इसका मीनिंग ये होता है कि एमआरएस क्या है, हमारी डिमिनिशिंग है। ये नॉर्मल गुड्स के लिए आईसी जो है हमारा स्ट्रेट नहीं हो सकता, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए होता है। इसी तरीके से वो दोनों जो हैं आपस में सेम स्लोप भी नहीं रख सकते दोनों, क्योंकि वो मल्टी इक्विलिब्रियम का इशू आएगा। और इंक्रीजिंग एमआरएस उस सूरत में होती है जब इनमें से एक प्रोडक्ट को वो सुपीरियर समझता हो, चाहे वो एप्पल हो चाहे वो ऑरेंज हो, तो वो दोनों में से एक को ले लेगा, क्योंकि वो एक को सुपीरियर समझता है, तो उसको कंज्यूम करके उसको अच्छा लगता है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती रहती है, तो इसलिए वो इंक्रीजिंग होती है। लेकिन हम उस केस को यहाँ पे देख सकते हैं कि उस केस में कनकेव हमारे पास जो है आईसी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि स्टेटमेंट में लिखा है कि आईसी कन्वेक्स है। तो इस तरीके से आपने सोचना है और खुद से भी डेवलप करने हैं कुछ क्वेश्चंस। इसी तरीके से हमने कंसेप्ट देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, तो ये बड़ा आसान था कि कंज्यूमर की ऑप्टिमल कंजम्पशन वहाँ पे होती है जहाँ आईसी टेंजेंट होता है बजट लाइन को ग्राफिकली, और मैथमेटिकली अगर आप इसको देखना चाहें तो मैथमेटिकली क्या है कि जहाँ पे जो स्लोप है बजट लाइन की वो इक्वल होती है स्लोप ऑफ आईसी की, यानी कि जहाँ पे एमआरएस जो कि स्लोप है आईसी का वो इक्वल होता है स्लोप ऑफ द बजट लाइन जो कि प्राइस रेशो की इक्वल होती है, यानी ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और नॉर्मल गुड्स के लिए एमआरएस हमारा क्या है, डिमिनिशिंग है, आईसी हमारे यानी कन्वेक्स टू ओरिजिन हमने एज्यूम किए हुए हैं। इसका ये मतलब बनता है कि एवरेज इज प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम इन केस ऑफ कंजम्पशन फॉर मतलब नॉर्मल गुड्स।
It is pertinent to mention that at higher income level, consumer may find a normal good inferior and therefore consume lesser amount of it. फॉर एग्जाम्पल ये था कि जैसे हमने वो चिप्स की मिसाल देखी, आपको वो फ्राइज बड़े अच्छे लगते हैं, आप ले रहे हैं, लेकिन आपकी कल को इनकम बढ़ जाती है तो आप फ्राइज नहीं खाएंगे, आप जाके कहेंगे मैंने हार्डीज का बर्गर खाना है, मैंने जो है केएफसी का बर्गर खाना है, मैंने जो है चिप्स नहीं खानी। या अगर आप वो फ्राइज खा भी रहे हैं तो आप लोकल से ले रहे हैं, तो आप किसी केएफसी से जाके या मैकडोनल्ड्स से जाके फ्राइज ले सकते हैं। तो इसलिए जब इनकम बढ़ती है तो वही चीज़ जो आप पहले खा रहे होते हैं नॉर्मल होती है, वो इनकम के बढ़ने से आपको वो पसंद नहीं रहती। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि वो इन्फीरियर हो सकती है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। यहाँ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सोफिया हैज़ अ फिक्स्ड बजट टू स्पेंड ऑन टू गुड्स, बुक्स एंड कॉफ़ी। दो चीज़ें उसने लेनी है। शी वांट टू अचीव मैक्सिमम यूटिलिटी विद द बजट at her current consumption level. The marginal utility per dollar spent on book is higher than the marginal utility per dollar spent on coffee according to the condition for optimality, जो कि ये है। What should Sophia do to reach her ideal consumption point? Buy more coffee and fewer books until marginal utility is equal for both good. Continue with her current consumption as she already maximizing her utility. Buy more books and less coffee until marginal utility per dollar is equal for both good. Increase her budget to afford more of good. इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा कि बाय मोर बुक्स एंड लेस कॉफ़ी। उसकी रीज़न क्या है कि कॉफ़ी की जो रेशो है हमारे पास वो एट हर कर द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड ऑन बुक्स इज हायर। तो इस वजह से द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट ऑन कॉफ़ी, चूंकि उसके पास पहले ही जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी ज़्यादा है, बुक्स की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है और कॉफ़ी की कम है, तो इसलिए वो मार्जिनल यूटिलिटी जिसकी ज़्यादा है उसकी तरफ ही वो ज़्यादा जाएगी ताकि ये जो है हमारी रेशो होल्ड कर सके। तो जब वो ज़्यादा बुक्स की तरफ जाएगी क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर हायर है, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बाय मोर बुक्स एंड लेस कॉफ़ी अंटिल द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर इज इक्वल फॉर बोथ गुड। यानी जैसे जैसे वो इस तरह सब्स्टिट्यूट करेगी कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो बुक्स और ज़्यादा लेगी तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ये इक्वेट कर जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास आईसीसी और एंजल कर्व का भी कंसेप्ट हमने देखा था कि अगर इसी आईसी अप्रोच के अंदर हमारी बजट लाइन जो है शिफ्ट करती है तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हमें आते हैं, उनको अगर हम ज्वाइन कर दें इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जो न्यू आते हैं इनकम के चेंज होने से, तो उसको हम कहते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व, जो कि कम्बिनेशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का इनकम के चेंज होने से। इसी तरीके से अगर आप नीचे ड्रा करें इनकम और क्वांटिटी डिमांड को, तो वहीं आईसीसी के पॉइंट्स को अगर आप नीचे ले आए तो वहाँ से एंजल कर्व ड्राइव हो जाता है, जो कि इनकम का और डिमांड का रिलेशनशिप होता है एक गुड की का। आईसीसी में दोनों गुड्स होती हैं, गुड एक्स एंड वाई, लेकिन अगर आप गुड एक्स को नीचे प्लॉट करना चाहें तो वो इनकम के साथ प्लॉट हो जाएगा और उसको हम कहते हैं एंजल कर्व। एंजल कर्व पॉजिटिव स्लोप हो सकता है और इलास्टिक हो सकता है नॉर्मल गुड्स के लिए। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ नेसेसिटी है तो ये इन इलास्टिक हो सकता है, जैसे फूड आइटम कोई हो गई। एंजल कर्व ये नेगेटिव स्लोप भी हो सकता है किसी भी इन्फीरियर प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, तो मैंने पहले भी बताया कि इनकम के बढ़ने से भी कोई चीज़ आपको पहले अच्छी लगती थी अब अच्छी नहीं लगती है, या पहले आप नॉर्मल लेते अब आप ब्रांडेड लेने लग जाएंगे। ए नॉर्मल प्रोडक्ट में बिकम इन्फीरियर एट हायर इनकम लेवल्स एंड वाइस वर्सा। तो ये इस चीज़ को हमने डिस्कस किया अच्छे तरीके से। अब हम ये एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें मारिया जो है दो चीज़ें लेना चाह रही है, ब्रेड, जो कि हमें पता है कि ब्रेड एक बड़े मतलब नेसेसिटी सी प्रोडक्ट, और चॉकलेट, चॉकलेट एक लग्जरी आइटम है। तो यही क्वेश्चन है कि दो चीज़ें हैं, ब्रेड है और लग्जरी आइटम है चॉकलेट। तो वो जो है उसने नोटिस किया कि हर डिमांड फॉर ब्रेड रिमेन्स स्टेबल while her demand for gourmet chocolate increasing significantly. Which of the following best describe the nature of the angel curve for each product in this case? यानी कि ब्रेड का एंजल कर्व अगर हम बनाएंगे तो कैसा होगा, चॉकलेट जो कि एक लग्जरी गुड है उसका कैसा होगा। The angel curve for bread is negative and the angel curve for gourmet chocolate is positive and elastic. The angel curve for bread is inelastic and the angel curve for gourmet chocolate is positive and elastic.
The angel curve for bread is positive and elastic, while the angel curve for gourmet chocolate is inelastic. Both angel curve are positive and elastic as both are normal good. अच्छा, चूंकि हमें पता है कि ब्रेड जो है वहाँ पे मेंशन ही है कि वो एक नेसेसिटी है और ये एक नॉर्मल गुड है या लग्जरी गुड है, तो इसका जो है हमारा एंजल कर्व वो तो पॉजिटिव और इलास्टिक होगा, ये तो हमें क्लियर है, लेकिन इसका जो है इन इलास्टिक होगा। तो जो स्टेटमेंट है वो कौन सी ट्रू है, वो बी ट्रू है कि द एंजल कर्व फॉर ब्रेड इज इन इलास्टिक क्योंकि वो नेसेसिटी है, एंड द एंजल कर्व फॉर गॉर्मेट चॉकलेट इज पॉजिटिव एंड इलास्टिक क्योंकि वो एक लग्जरी है, या आप उसको नॉर्मल भी कह ले तो तब भी वो जो है पॉजिटिव स्लोप ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन्ड है कि वो एक लग्जरी आइटम है तो तब भी उसका ज़्यादा जो है, नॉर्मल गुड का भी इलास्टिक ही होता है लेकिन जो लग्जरी आइटम है उसका ज़्यादा इलास्टिक होता है, ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। बल्कि आप एज एन एक्सरसाइज देखें भी कि एंजल कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड और एंजल कर्व फॉर अ लग्जरी गुड, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, दो के उनका पॉजिटिव स्लोप ही बनता है लेकिन जो लग्जरी आइटम है उसका ज़्यादा इलास्टिक होता है। इसको आप खुद से एक्सरसाइज के तौर पे करें। इसी तरीके से हमने ये रिलेशन देखा कि पीसीसी क्या होता है और डिमांड कर्व क्या होता है। उसी आईसी अप्रोच के अंदर पीसीसी जो है ये कम्बिनेशन होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का ही, उनको ज्वाइन करके ही बनता है, जहाँ पे हम किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस को कम या ज़्यादा करते हैं। यानी दो प्रोडक्ट्स हैं एक्स एंड वाई, फॉर एग्जांपल एक्स की प्राइस कम हो गई तो फिर इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है, तो अगर वो इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो वो बन जाता है प्राइस कंजम्पशन कर्व। इसी को अगर आप नीचे ले आए, वहाँ पे तो दो कमोडिटी है, नीचे ले आए प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और उसी एक्स गुड को यहाँ पे ले आए तो नीचे हम डिमांड को ड्राइव कर सकते हैं। यानी ऑर्डिनल अप्रोच में पीसीसी से हम जो है डिमांड कर्व को डिराइव करते हैं और ये प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन होता है। हमें पता है कि नॉर्मल गुड की डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है, जबकि अगर कोई नेसेसिटी प्रोडक्ट है तो उसकी डिमांड जो है प्राइस के हवाले से भी इन इलास्टिक होती है। जैसे आप वही ब्रेड या आप वो चॉकलेट की जो है मिसाल वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो डिमांड इज़ पॉजिटिवली स्लोप फॉर गिफन प्रोडक्ट्स। अच्छा, जो डिमांड है हमारे पास गिफन प्रोडक्ट्स की वो क्या होती है, वो पॉजिटिव स्लोप होती है और वाइस वर्सा भी ट्रू है। जैसे अब मैंने एग्स की जो है मिसाल पहले भी आप लोगों को दी है कि एग्स की डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, सर्दियों में प्राइस भी बढ़ती है, गर्मियों में कम होती है, प्राइस भी कम होती है, डिमांड भी कम होती है। तो ये पॉजिटिव स्लोप है। हम कौन सी मेन प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं या तो वो नेसेसिटी या नॉर्मल गुड, लेकिन गिवन गुड भी एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी के अंदर। तो आपने एज एन एक्सरसाइज ये देखना है कि गिवन गुड के केस के अंदर पीसीसी कैसा बनता है और डिमांड कैसे हमने ड्राइव करनी है। It is implicit that income spent is divided into two products, represent share on one main product and share spent on all other products as a single good for understanding. अच्छा, ये सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जो दो गुड्स मुराद ले रहे होते हैं उसमें एक तो गुड एक्स है, तो दूसरी जो वाई गुड है उसको हम कह सकते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा गुड्स शामिल है, हमने उनको कंबाइनली गुड वाई का नाम दे दिया है। ये गुड वाई वो सारे पैसे हैं जो हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर लगा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम लेसन 13 फर्म जो एनालिसिस उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।